और मेरा आग्रह है सदन के पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों, मैंने एसआईआर की प्रक्रिया का, इससे जुड़े हुए संवैधानिक अनुबंधों का और भूतकाल में जो एसआईआर हुए वो सभी का गहन अभ्यास किया है। मैं आज आपके माध्यम से इस सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को जो झूठ विशेषकर कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाया गया है वो झूठ का मेरे तर्कों के हिसाब से जवाब देना चाहता हूं। आप बेटे बेटे ज्ञान मत दीजिए। मान्यवर, ये देश के संविधान में मान्यवर, ये देश के संविधान से, संविधान के अनुच्छेदों से चुनाव आयोग की रचना हुई। एक प्रकार से चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अंदर चुनाव आयोग का गठन, उसकी शक्तियां, चुनावी प्रक्रिया, मतदाता की परिभाषा और मतदाता सूची को तैयार करने और उसके सुधारने के लिए की शक्तियां, इसके बारे में स्पष्ट प्रावधान किए गए। और मान्यवर, बड़ी विनम्रता से मैं बताना चाहता हूं कि प्रावधान जब किए गए तब हमारी पार्टी बनी ही नहीं थी। हमारी पार्टी के अलावे जो लोग हैं, इन लोगों ने संविधान सभा में चर्चा कर कर संविधान को बनाया था। इसलिए ये पूरी चुनाव की प्रक्रिया जो संविधान के अंदर व्याख्यायित की गई है और आज जो हो रहा है, ये दोनों के बीच में क्या अंतर है और आरोप क्या है, इसको मैं जवाब देना चाहता हूं। मान्यवर, फ्री एंड फेयर चुनाव कराने का हमारा संविधान ने जिम्मेदारी चुनाव आयोग की तय की। मतदाता सूची बनाने की और मतदाता सूची में सुधार करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग को दी। अनुच्छेद संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324, इसमें चुनाव आयोग का गठन, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ये सभी चुनावों का संपूर्ण नियंत्रण संविधान ने चुनाव आयुक्त को दिया है। और चुनाव आयुक्त एक से ज्यादा हो तो इलेक्शन कमिश्नर को दिया है। अब 325 जो अनुच्छेद है वो किसी भी पात्र मतदाता को मतदाता सूची से बाहर नहीं रखा जाता, इसका प्रावधान करता है। मगर 326 एक गहन पुनर्निरीक्षण के लिए, एसआईआर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है 326 मान्यवर? इन्होंने मतदाता की पात्रता, योग्यता और मतदाता होने की शर्तें आर्टिकल 326 में तय की है। और वो शर्तें क्या है? सबसे पहली शर्त है कि मतदाता भारत का नागरिक होना चाहिए, विदेशी नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहली शर्त है। और ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग क्यों ये कर रहा है? भाई, इसका दायित्व है इसलिए कर रहे हैं। दूसरी है 18 साल से ज्यादा आयु का व्यक्ति मतदाता बन सकता है। तीसरा, वैधता का निर्धारण मानसिक असमर्थता, अपराध और भ्रष्टाचार में संलिप्तता के लिए जो कानून ने समय समय पर तय किया है, इसके पर। तो ये 3 पात्रताओं के आधार पर भारत के मतदाता होने की बात तय होती है। और ये 3 चीजें किसने देखनी है मान्यवर? चुनाव आयुक्त को देखनी है। चीफ इलेक्शन इलेक्शन कमीशन मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर्स ने देखनी है। और 327 में मतदाता सूची
सीमांकन, चुनाव संचालन और उसके लिए कानून बनाने की सिफारिश संसद को करने की सत्ता चुनाव आयोग को दी है। कल हमारे सदस्य मनीष तिवारी कहते थे गहन पुनर्निरीक्षण का इनको अधिकार ही नहीं है। आर्टिकल 327 पूर्ण अधिकार देता है कि मतदाता सूची इस व्याख्या के आधार पर बनाने का अधिकार चुनाव आयोग को है। मान्यवर, अब SIR पर ही सवाल उठा दिए। मान्यवर, इन्होंने कहा कि SIR आज क्यों हो रहा है। मैं इनको थोड़ा इतिहास बता, और मान्यवर एक नई फैशन हो गई है, इतिहास बताते हैं तो नाराज हो जाते हैं कि आप इतिहास मत बताइए। अरे भला कोई भी प्रक्रिया, कोई भी देश, कोई भी समाज इतिहास को छोड़कर कैसे आगे बढ़ सकता है। इतिहास कोई भी समाज का महत्वपूर्ण अंग है। मान्यवर, हमारे लोकतांत्रिक इतिहास की शुरुआत 1952 से हुई। तो सबसे पहला गहन पुनर्निरीक्षण SIR कब हुआ? 1952 में। SIR की क्या जरूरत है वो कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं। तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। दूसरा कब हुआ? 1957 में। फिर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से थे। तीसरा हुआ 61 में, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी थे। 65-66 में भी हुआ, एक ही गहन पुनर्निरीक्षण 2 साल में हुआ। उस वक्त भी श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी थे। 83-84 में हुआ, इंदिरा जी थी। 87-89 में हुआ, राजीव गांधी थे। 92-93-95 में हुआ, नरसिम्हा राव थे। 2002 और 3 में हुआ, तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। मान्यवर, 2004 में गहन पुनर्निरीक्षण समाप्त हुआ, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो 2, 3, 4 का एक गहन पुनर्निरीक्षण हुआ, SIR हुआ। उसमें 2 साल NDA के प्रधानमंत्री थे, भाजपा के थे, और 1 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 के बाद सीधा 2025 में गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है और इस वक्त हम हैं। एक पूरा गहन पुनर्निरीक्षण SIR की प्रक्रिया का आज तक 2004 तक किसी भी दल ने विरोध नहीं किया है। मान्यवर, क्योंकि ये चुनाव को पवित्र रखने की प्रक्रिया है, चुनाव के उद्देश्यों को, लोकतंत्र को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है। अगर लोकतंत्र में चुनाव जिसके आधार पर होते हैं वो मतदाता सूची ही प्रदूषित है, तो चुनाव कैसे साफ और सुथरे हो सकते हैं। माने समय समय पर मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण जरूरी है, इसलिए चुनाव आयोग ने फैसला किया कि 2025 में इसको किया जाएगा। मान्यवर, एक बीच में एक घटना मैं जरूर कहना चाहूंगा। 2010 में एक चुनाव आयुक्त महोदय ने निर्णय किया कि रिटर्निंग ऑफिसर को मतदाता सूची में से नाम काटने का अधिकार नहीं है, और उसके बाद से किसी की मृत्यु हुई तो भी नाम नहीं कटते थे, कोई एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गया तो भी नाम नहीं कटते थे। एक व्यक्ति का ट्रांसफर हो गया तो कोयम्बटूर से वो शिमले चला गया, भारत सरकार का कर्मचारी है, तो उसका नाम कोयम्बटूर में भी रहता था, शिमला में रहता था, क्योंकि 2010 में मैं बताता हूं किस, मैं बख्शूंगा नहीं, आप चिंता मत करो, क्योंकि 2010 में एक व्यवस्था हुई कि किसी का नाम नहीं काट सकते, और उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो एक गहन पुनर्निरीक्षण क्या है? मानिए, एक गहन पुनर्निरीक्षण है कि जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम कट जाए, जो 18 साल से बड़े हो गए उनके नाम जोड़ जाए, जो किसी भी प्रकार से 2 जगह मतदाता है उनके नाम कट जाए, और जो विदेशी नागरिक है उनको चुन चुन कर डिलीट किया जाए। ये गहन पुनर्निरीक्षण। और मैं आज इस मंच से, आपके माध्यम से
इस सदन को और देश की जनता को कहना चाहता हूं, क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठ ये तय करेंगे? मान्यवर, नहीं रह सकते। एक मतदाता का एक से ज्यादा जगह पर वोट होना चाहिए। मान्यवर, एक से ज्यादा जगह पर वोट होना चाहिए। जो लोगों का मृत्यु हो चुका है, मान्यवर, जिन लोगों का मृत्यु हो चुका है उनका वोट मतदाता सूची में होना चाहिए। मान्यवर, ये SIR और कुछ नहीं है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। मैं मानता हूं इससे कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं। मुझे उन दलों के प्रति एक प्रकार से अनुकंपा भी है, क्योंकि देश के मतदाता तो वोट देते नहीं हैं। ये थोड़े विदेशी दे देते थे, वो भी चले जाएंगे। मगर मान्यवर, क्या हमने भारत के नाते निर्णय करना पड़ेगा कि इस देश की संसद को चुनने के लिए, राज्य की विधानसभा को चुनने के लिए विदेशी को वोट देने का अधिकार देना है या नहीं देना है? और मेरा मत है, मेरा विनम्र मत है मान्यवर, कि ये नहीं देना चाहिए। दादा बैठ जाइए प्लीज प्लीज। मान्यवर, इसमें कानूनी स्थिति का प्रश्न नहीं है। अभी सांसद महोदया बोला कि इलेक्शन कमीशन का अधिकार नहीं है। लाल बाबू हुसैन 1995 में एक वाद हुआ मान्यवर, भारत की सर्वोच्च अदालत तक वो वाद पहुंचा। लाल बाबू हुसैन बनाम मतदाता रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 1995 में इसका जजमेंट आया और उसमें अदालत ने स्पष्ट कहा, देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा, मैं नहीं कह रहा, जहां मतदाता का नाम दर्ज किया जाना है वहां रिटर्निंग ऑफिसर ये सुनिश्चित कर सकता है कि आवेदक भारत का नागरिक है या नहीं है। ये लोग जो कहते हैं इलेक्शन कमीशन कैसे तय करेगा, ये इनकी ड्यूटी है और ये हमारा निर्णय नहीं है, भारत की सर्वोच्च अदालत का निर्णय है और हम सब भारत की सर्वोच्च अदालत के निर्णय से बंधे हुए हैं। किसी को भी अगर वेरीफाई करना है तो लाल बाबू हुसैन बनाम मतदाता रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 1995 का जजमेंट निकालकर मान्यवर दे दे। मान्यवर, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु बम फोड़ा। अब वो परमाणु बम के अंदर उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वोट पड़ गए। चुनाव आयोग ने इतनी स्पष्टता करी कि हाउस नंबर 265 कोई छोटा मकान नहीं है और 1 एकड़ का पुश्तैनी प्लॉट में अनेक परिवार बस रहे हैं, मगर वहां हर परिवार के घर का नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए सब जगह हाउस नंबर 501 दिया गया और एक परिवार की तो 3 पीढ़ियां साथ में रह सकती है। और पुराने नंबर से ही जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुनी गई तब से ये नंबर इसी तरह से चल रहा है। ये ना कोई फर्जी घर है ना फर्जी वोटर है। मान्यवर, वोट चोरी का नैरेटिव बनाने के लिए मान्यवर बिहार में भी मेरा भाषण पूरा हो जाने दो। नहीं, आप अभी पूरा भाषण नहीं, कई बार नाम आएगा। मेरे
सदस्य एक 2 मिनट बैठिए, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। 2 मिनट बैठिए, मैं एक मिनट मान्यवर माननीय सदस्य, एक मिनट। मान्यवर, मेरा विपक्ष के नेता से एक निवेदन है कि 2 मिनट सुन ले मुझे, बाद में उनको बोलने का मौका दीजिए। मान्यवर 2 मिनट। मान्यवर, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मैं आधी रात तक बैठने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा भाषण समाप्त हो जाए, अरे सुनिए ना भाई, सुनो ना, 2 बड़े बोलते हैं तब बीच में नहीं बोलते। मान्यवर, मेरा भाषण समाप्त हो जाए। प्लीज प्लीज, नहीं। मान्यवर, मेरा भाषण समाप्त हो जाए बाद में, इसमें जितने भी मुद्दे विपक्ष के नेता खड़े करेंगे, मेरी मर्यादा में इसका जरूर जवाब दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा विनंती इसलिए है मान्यवर, एक मिनट, उनको पूरी बात करने दें। हाँ हाँ, मान्यवर, मेरा विनंती भी, मान्यवर, नो प्लीज, डिबेट नहीं करते बैठे। मान्यवर, मेरा विनंती इसलिए है कि शायद वो जो मुद्दा खड़ा करना चाहते हैं उसका जवाब मेरे आगे भाषण में आ जाएगा तो मुद्दा ही नहीं बचेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं मुझे पूरा सुन लिया जाए। मान्यवर, बिहार में एक मतदाता की उम्र 34 साल बताई गई, 34 साल की है, इसको 124 साल बताया गया। सच था कि इसमें उम्र 124 बार छपी थी। बाद में मिंता देवी जी ने खुद बताया कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था और वो ऑनलाइन आवेदन करने में गलती हो गई, इसके कारण उम्र 124 बार साल छपी थी। अब इसके आधार पर मतदाता सूची पर प्रश्न कर दिए। सुबोध कुमार नवादा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि एक राजनीतिक दल के बीएलए है, इनका नाम कभी आया ही नहीं, वो भी सच नहीं निकला। रंजू देवी रोहतास, उनको कहा कि एक कार्यकर्ता, उन्होंने बाद में रंजू देवी जी ने स्टेटमेंट दिया, जबरन बुलाकर उनकी वोटर लिस्ट से नाम काट लिया गया, ऐसा आरोप हुआ। तो रंजू देवी ने यही कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहने पर मैंने गलत जानकारी दी थी। मान्यवर, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसने जिस प्रकार का देश में माहौल बनाया, चलो ये तो मैंने आरोप जो लगाए थे और सत्य क्या है कहा, मगर मैं विपक्ष के नेता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, इसको सुधार करना चाहिए, तो भाई गहन पुनर्निरीक्षण क्या है, एसआईआर क्या है, मतदाता सूची का सुधार करने की प्रक्रिया है, और वो कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं, पुरानी मतदाता सूची कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। भाई मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, आपका हारना तय है, ये मतदाता सूची से नहीं होता। मान्यवर, उन्होंने कहा, अपने लॉजिक के समर्थन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कभी एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं करना पड़ता। मान्यवर, एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ होती है जो जनहित के विरुद्ध काम करे। ये बात सही है कि भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का फायदा विरोध बहुत कम करना पड़ता है। हमारी सरकारें बार बार चुनकर आती हैं, चाहे राज्य में है या केंद्र में, परंतु ऐसा नहीं है कि हम 2014 के बाद एक भी चुनाव नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में 18 में हारे, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, टब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह,
तब मतदाता सूची का करते हैं। माननीय मेरे दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है, मतदाता सूची अच्छी है, और जब आप हारते हो तो मतदाता सूची खराब है। मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं इस प्रकार का भ्रांति फैलाए तो फैलाए। मेरा दायित्व है कि इस देश की जनता को एक ड्यूअल स्टैंडर्ड की जानकारी देना, जो मैं आज इस सदन में खड़े होकर दे रहा हूं। मान्यवर, आगे पर भी मैं इस विषय को कहूंगा, और ढेर सारे आरोपों के मेरे पास जवाब है। जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक सादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एटम बम वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक परमाणु बम वाला, ये तीनों में क्या हुआ, इसके सारे जवाब मेरे पास है। मान्यवर, अब ये कहते हैं कि 2-2 जगह है, 2-2 जगह मतदाता है। मान्यवर, किन किन लोगों के 2-2 जगह मतदाता, मैं इसमें जिनके नाम 2 जगह रजिस्टर्ड है उसका दोष नहीं निकालता मैं, क्योंकि एक जगह से कोई व्यक्ति दूसरी जगह गई तो 2010 के बाद इसको डिलीट करने का अधिकार आरओ के पास से ले लिया गया। इसके कारण ये विसंगतियां खड़ी हुई है। किसके हैं? श्री प्रशांत किशोर जी के 2 जगह मतदाता है, पवन खेरा जी का भी है, तेजस्वी यादव का स्वयं का है, टी सिद्दीकी एनआईसी केरल के नेता का है, मान्यवर संजय सिंह आप पार्टी के नेता के हैं, एक किशोरी पेडनेकर यूबीटी शिवसेना के हैं, इनका भी है। मान्यवर, सामान्य गलतियां हैं, क्योंकि एक नियम आ गया, जिसका जब वोट काटने का जिसका अधिकार है उसको रोक लिया गया, तो आरओ वोट काट नहीं सकता था, इसलिए 2 जगह रह गए। अब वो ही एक गहन पुनर्निरीक्षण से सुधरना है, मगर आप गहन पुनर्निरीक्षण को वोट चोरी कह रहे हो। मान्यवर, वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूं, और हमारे यहां कुछ परिवार ऐसे हैं जो पुश्तैनी वोट चोरी करते हैं। अच्छा, बोलिए आप। हाँ, बोले आप, बोले। हाँ, बोले आप, बोले। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था, जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल, हाँ नहीं फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी। 19 लाख वहां पे फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली let us have a debate on my press conference. Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Please. ठीक है, बैठ जाइए। मान्य, प्लीज मान्य, आपने बात की थी, प्लीज। डिबेट ही तो चल रही है। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे माननीय हैं? प्लीज, ये भी जवाब दे दीजिए। माननीय गृहमंत्री जी। मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं।
मिनट गर्म। क्या गलत बोला उन्होंने? उन्होंने यही बोला, आपने जो बात उठाई है मुझे कब बोलना है मैं तय करूंगा, यही बोला ना। उसमें क्यों उत्तेजित हो रहे हो आप? हाँ, आपके 2-2 मिनट में खड़े होने से थोड़ी जवाब देते रहेंगे। नो, माननीय गृह मंत्री नहीं हो सकता। मैं आपको फिर मौका दूंगा, फिर मैं मौका दूंगा आपको, मौका दूंगा आपको। आप बोलिए, हाँ बोलिए सर, ये बोलिए। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पॉन्स देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स है, ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर आपके चेहरे पर बैठो। मान्यवर आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उकसावे में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। मान्यवर, मैंने इतना ही कहा कि मैं मेरे भाषण का क्रम मैं तय करूंगा। मेरे भाषण का पहले क्या बोलना, बाद में क्या बोलना, मैं तय करूंगा। और मैं मानता हूं कि हर एक वक्ता का ये अधिकार है, उनका भी है, मेरा भी है। कल वो बोल रहे तो हम ऐसा थोड़ी ना बोले आप झूठ क्यों बोल रहे हो, हम नहीं बोले, नहीं बोल सकते साहब। वो माननीय विपक्ष के नेता है, वो बोल सकते अपना भाषण। मान्यवर, और मैंने तो ये भी कहा मेरा पूरा भाषण छूट कर कुछ बच जाता है तो आप पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा। मगर अब धैर्य भी चाहिए और सुनना भी चाहिए, दोनों चीजें करनी पड़ती है। मान्यवर, वोट चोरी का कोहराम बचा है। मैं वोट चोरी किसको कहते हैं वो बताना चाहता हूं। वोट चोरी के 3 आयाम हैं। एक तो मतदाता नहीं है, मतलब योग्यता नहीं है, और आप वोटर बन जाते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। दूसरा, आप गलत प्रकार से चुनाव जीतते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। और तीसरा, जनादेश को डिफाई करते हो, मतलब वोट के विपरीत आप कोई पद प्राप्त कर लेते हो तो भी एक प्रकार से वोट चोरी होता है। अरे सुनो ना, क्यों जल्दबाजी करते हो मानिकम, क्यों? अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद, देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर, प्लीज माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, प्लीज। बैठो बैठो, बैठिए माने, प्लीज प्लीज प्लीज। मान्यवर, दूसरी, प्लीज बैठिए बैठिए माननीय सदस्य, प्लीज, हर बार नहीं उठते, बैठिए। मान्यवर, दूसरे प्रकार की वोट चोरी, अनैतिक तरीके से चुनाव जीतना, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर देते। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी।
और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाया गया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं, इम्यूनिटी की बात आप चुनाव आयोग की पूछ रहे हैं, इसका तो मैं जवाब दूंगा, इसका मैं जवाब दूंगा इम्यूनिटी का। मगर ये इम्यूनिटी जो श्रीमती गांधी ने दी थी, इसके लिए आपका क्या कहना है? आपका क्या जवाब है? और उन्होंने तो स्वयं के लिए ले ली। उनका आरोप है। ले ऐसे नहीं चलता मान्यवर, आप जब बोले, जब 5-5 मिनट उठेंगे क्या? ये मान्यवर, उनका आरोप है। आप भी बोले, आप भी बोले, आप भी बोले। 9 गलत, 1-1 मिनट में सदस्य नहीं उठेगा ना। मान्यवर, उनका आरोप है कि सरकार ने बनाया तो लोकतंत्र ने बनाया, तो जो उस समय का केस था वो बताया है, आगे का तो बताया। मोदी जी को भी सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है भाई, आपकी कृपा से नहीं बने हैं। मान्यवर, नो प्लीज, ऐसे मानक तरीका ठीक नहीं है आपका, 2-2 मिनट में उठना। मान्यवर, विपक्ष के नेता ने कहा कि आपने चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी दी। इनका आरोप सत्य नहीं है, मैं इसकी बात बाद में करता हूं, परंतु हमने तो चलो मानो चुनाव आयुक्त को इम्यूनिटी दी, श्रीमती गांधी ने तो अपने आप को इम्यूनिटी दी थी। और फिर जब ये संवैधानिक सुधार के वायरस चैलेंज हुए, तो वो केस जीतने के लिए 2, 3 और 4 नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के जज को बाईपास कर चौथे नंबर के जज को चीफ जस्टिस बनाया और वहां केस भी जीत लिया। और मान्यवर, ये तो इतिहास है, कौन झुठला सकता है? इनको कोई पढ़ाता नहीं है इतिहास, ये तो इतिहास है, सर्वोच्च अदालत और संसद के रिकॉर्ड में रखा हुआ इतिहास है। इसके खिलाफ लल्लन सिंह जैसे कितने लोग पूरा जीवन लड़े बिहार में, इमरजेंसी के खिलाफ जेल में गए, लाखों लोग गए। और तीसरी वोट चोरी कहना चाहता हूं, तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। आगे सुनो, बोल क्या रहे, पूरी बात तो सुनो। मान्यवर, मैंने इतना ही कहा है कि अदालत में केस चल रहा है जो फैक्चुअल है। अब जवाब तो उनको अदालत में देना है, सोनिया जी ने यहां क्यों दे रहे हैं? अदालत में जवाब देना है। बीच के भाषण में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। नहीं है सर, मुझे याद है जो माननीय सदस्य नहीं है, ये 352 ये रहा, 352 टेबल पे रहता है, मुझे जवान याद है 352। Home Minister is speaking about an issue which is pending in a court. Actually, what happens is, Rosavilla court, some BJP filed a case on Madam Sonia Gandhi's voting on that 80. Sir, that Ross Avenue court dismissed that case without, there is no substance in that case. After that, the same person given an appeal. Gandhi not even voted in that election. I am challenging Home Minister. Okay. Sonia Gandhi not even voted that election. Can you prove it?
Can you prove it? Sir, misleading statement. A home minister doing. Sir, you are. What is this, sir? एक मिनट प्लीज दादा, एक मिनट प्लीज। नो, बैठिए। नो मान्य प्लीज। देखिए माननीय सदस्य, 2 दिन से मैं चर्चा को सुन रहा हूं और 2 दिन से चर्चा को सुन रहा हूं और 352 आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, ठीक है ना। कई बार इधर से भी उधर से भी इस विषय को कई बार बोला गया है। जब डिबेट चलती है उसके संदर्भ में कई विषयों को बोला जाता है, ठीक है ना। और इसीलिए सुनिए बात, माननीय गृह मंत्री जी ने, आपने आधी बात सुनकर हर 2-2 मिनट में उठने लगोगे, ऐसे चर्चा नहीं होती। आप उनकी पूरी बात को सुनिए, क्या संदर्भ था, उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया है, उन्होंने एक जानकारी जो आई है वो जानकारी सदन के पटल पे रखी है। अब मुझे सुनिए तो, अब आपने एक मुद्दा खड़ा किया, मुझे जवाब तो देने दीजिए। मान्यवर, मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि एक वाद दायर हुआ है दिल्ली की अदालत में, मैंने कोई कंक्लूजन नहीं कहा। मैंने कहा कंक्लूजन का, मैंने कोई कंक्लूजन नहीं कहा। कंक्लूजन तो जब उनका नोटिस का जवाब वो दे देगी तब अदालत देगी, तब फिर से बताऊंगा मैं। मगर अभी तो मैंने सिर्फ इतना कहा है कि वहां एक केस रजिस्टर्ड हुआ है जिसमें श्रीमती गांधी को नोटिस इश्यू किया है। इसमें इतने लाल पीले होने की जरूरत क्या है? मान्यवर, हम सबका साझा दायित्व है, हम भी विपक्ष में बैठे, हम चुनाव जितने जीते हैं इससे ज्यादा हारे हैं। हम लोगों का तो एक प्रकार से पौना जिंदगी ही विपक्ष में ही चला गया, चाहे राज्य हो या केंद्र हो। कई चुनाव हमारे, हमने चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग पर कभी आरोप नहीं लगाए। एक नया पैटर्न खड़ा हुआ, एक नया पैटर्न। मैं पूरा वाक्य नहीं बताना चाहता। श्रीमती ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, स्टालिन जी ने लगाए, बीडी सतीशन जी ने लगाए, श्री राहुल गांधी ने लगाए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लगाए, तेजस्वी यादव जी ने लगाए, अखिलेश यादव जी ने लगाए, वी शिवन कुट्टी ने लगाए, हेमंत सोरेन जी ने लगाए, भगवंत मान जी ने लगाए। अब पहले तो ऐसी परंपरा सिर्फ कांग्रेस पार्टी में थी, मगर संपर्क का दोष कहता होता है साहब, ये सारे इंडिया अलायंस वाले चुनाव आयोग के खिलाफ आते। मान्यवर, चुनाव आयोग एक तटस्थता से चुनाव कराने वाला संस्थान बनाया गया और इसकी मान्यता कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दी। भाग और अनुच्छेदों के तहत हमारे संविधान ने दी है और ये संवैधानिक प्रक्रिया है। इस संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर कर, अनर्गल आरोप कर कर आप पूरे चुनाव आयोग की एक प्रकार से पूरे दुनिया में इसकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप सरकार की छवि धूमिल करें? ना जी, आप पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की छवि को धूमिल करें। मान्यवर, सरकार का तो इतना ही सवाल है, मान्यवर सरकार का तो इतना ही सवाल है कि भारत के मतदाता क्या सोचेंगे। मगर मतदाता का सोचने का सवाल नहीं है। मतदाता को तो मालूम है कि हमने तो वोट दिया है इसलिए चुनकर आए हैं, तो उसके मन में कोई डाउट नहीं है। ये वोट चोरी करते रहे, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली और बिहार में 2/3 बहुमत से हम जीत गए। मान्यवर, ये जो नई परंपरा शुरू हुई कि देश के अंदर चुनाव न जीते तो चुनाव आयोग को बदनाम करो, चुनाव प्रक्रिया को बदनाम करो, मतदाता सूची को बदनाम करो, ये हमारे लोकतंत्र का भला नहीं करेगी। यही आयुक्त के तहत, यही सरकार के होते हुए आप कई चुनाव जीते, हम कुछ नहीं बोले हैं, हम पार्टी में बैठकर इसकी मीमांसा की। मगर ये लोग चुनाव आयोग पर
प्लीज नो, आप बैठिए, आप ठीक है बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज प्लीज। मान्यवर, मैं थोड़ी स्पष्टता के लिए आंकड़ा देना चाहता हूं। मई 14 में श्रीमान नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तब से उनको आपत्ति है। तो एनडीए क्या क्या जीती? 3 लोकसभा चुनाव हम जीते, 41 राज्यों के विधानसभा चुनाव जीते, तो हम 44 विधानसभा टोटल चुनाव जीते हैं 2024 से 25 तक। मगर वो भी 30 चुनाव जीते हैं अलग अलग विधानसभा में, 30 जगह पे। अगर मतदाता सूची करेक्ट है तो क्यों शपथ लिया, क्यों चुनाव लड़ा? आप बताइए देश की जनता को। आप लोग यहाँ कैसे पहुंचे? श्री राहुल गांधी जहां से चुनकर आए थे, वो वायनाड की मतदाता सूची में भी मेरी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी को बताया है। इसका जवाब नहीं देते। हमने अमेठी का भी बताया है, इसका जवाब नहीं देते हैं। मान्यवर, एक चुनाव की मतदाता सूची में जो थोड़ी बहुत गलतियां हैं, उसको वो लोग मुद्दा बनाते हैं चुनाव हारने का। चुनाव हारने का कारण है नहीं, मैं अंत में बताऊंगा क्यों हारते हो चुनाव, मैं बताऊंगा मान्यवर अंत। परंतु फिर भी चलो मान ले कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, तो गहन पुनर्निरीक्षण का मतलब ही ये है कि मतदाता सूची को सुधारने की प्रक्रिया। अब इसमें आपके बीएलए सहयोग नहीं करते हैं, आप उसका बहिष्कार का ऐलान करते हो, आपकी राज्य सरकारें जहां है वो मदद कम करती हैं, तो कैसे मतदाता सूची का शुद्धिकरण होगा? जो आपकी डिमांड है वो ही चुनाव आयोग कर रहा है। आपकी डिमांड है कि मतदाता सूची ठीक हो, वो चुनाव आयोग कर रहा है। मगर हुआ क्या है मान्यवर मालूम है? इनको अब अगर प्रेस में कोई पत्रकार उनको पसंद ना आए ऐसा सवाल पूछते हैं तो तुम बीजेपी के एजेंट हो ऐसा कहते हैं। मान्यवर, सवाल जो भी हो उसको लेना चाहिए। मान्यवर, पत्रकार कभी बीजेपी का एजेंट नहीं होता है। मगर आप अगर ऐसा मानते हो कि लोकतंत्र में आपको पसंद आए ऐसे ही सवाल पत्रकार पूछे, तो ये नहीं हो सकता। इमरजेंसी नहीं है भाई, इमरजेंसी नहीं है। मान्यवर, एक प्रेस में कोई सवाल पूछता है तो कहते हैं बीजेपी के एजेंट हो। केस हारते हैं तो जज पर आरोप कर देते हैं, चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर आरोप करते हैं। ईवीएम की दलील अब गले नहीं उतरती तो वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए। वोट चोरी का मुद्दा लेकर पूरा बिहार में यात्रा निकाली, फिर भी हार गए। अब हारने का कारण आपका नेतृत्व है, ये हारने का कारण ईवीएम और मतदाता सूची नहीं। और अगर ये मानते हैं मान्यवर, अगर ये मानते हैं कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, भगवान करे मैं गलत पड़ जाऊं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे। एक दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे कि इतने चुनाव कैसे हार गए। मान्यवर, कोई जज आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि हाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, एक वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। देश की जनता उनको मदद नहीं करे। प्लीज नो, माननीय गृह मंत्री जी।
गौरव जी बैठ जाइए, नया मुद्दा शुरू हो रहा है। प्लीज अरे भैया प्लीज मेरी बात सुनो ना। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, नया मुद्दा शुरू हो रहा है, फिर से खड़ा होगा माननीय होना, आप बैठ जाइए। प्लीज। नो नो, ये तरीका नो। मणिकम जी प्लीज बैठिए। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज बैठे बैठे बैठे। हर आपको ज्यादा समस्या है क्या हर 2 मिनट में खड़े होने की? हर 2 मिनट में खड़े होने की समस्या है क्या आपको लोगों? बैठिए, ऐसे नहीं चलेगा। मान्यवर 2014 के बाद अरे दादा ये भी बैठ गए, अब बैठ जाओ। मान्यवर 2014 के बाद हारने की परंपरा शुरू हुई। हारने की परंपरा शुरू होने के बाद हाँ जीते ही है, मगर हारने की भी परंपरा हुई है। मान्यवर हारने की परंपरा शुरू करने के बाद इन्होंने सबसे पहले ईवीएम को निशाना बनाया। आज मैं आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, ईवीएम कौन लेकर आया इस देश में? मान्यवर कौन लेकर आया? 15 मार्च 1989 को जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब ईवीएम लाने का कानूनी बदलाव किया गया था। सुन लो। अब राजीव गांधी के ईवीएम के कानून का भी विरोध कर रहे हैं। मान्यवर इसके बाद में अरे सुनो ना क्या प्रक्रिया हुई। इसके बाद में ईवीएम के खिलाफ किसी ने याचिका करी। इस देश की सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों ने बैठकर ईवीएम के कानूनी बदलाव को 2002 में उचित ठहराया। मानो राजीव गांधी को भी नहीं मानते, सर्वोच्च अदालत को भी नहीं मानते हैं। फिर 98 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, इसमें सिर्फ 16 विधानसभाओं में इसका ट्रायल लिया गया। कितना केयरफुल है ये भी बताता हूं। हुडा बैठो, ये भी कितना केयरफुली चुनाव आयोग आगे बढ़ा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, ये राज्यों की सिर्फ 16 विधानसभा में इसका ट्रायल लिया गया। हर प्रकार से चेक कर ईवीएम का उपयोग सबसे पहली बार पूरे देश में 2004 में हुआ। 2004 का महत्व है माननीय, सबसे पहले 2004 में हुआ। पूरे लोकसभा चुनाव हमारे समय में ईवीएम का उपयोग हुआ। लाए राजीव गांधी, वहां से लेकर 2004 तक। और 2004 के चुनाव में कौन जीता भाई? वो जीत गए। उस वक्त ईवीएम की चर्चा बंद। 2009 का चुनाव हुआ, पूरा ईवीएम से हुआ, ये जीत गए। चुप्पी साध ली। 2014 में सब हम जीते तो कौ चालू कर दी। वो सरकार में थे। मान्यवर ये क्या है? जब कानून आप लाए, मशीन आपने इंट्रोड्यूस किया, चुनाव आप पहला जीते मशीन से, दूसरा चुनाव जीते, मौत से 10 साल राज किया और हार गए तो फिर रोते हैं। मान्यवर देश की जनता मानती है इसको। और दूसरी बात जब चुनाव आयोग को भी लगा कि सच्चे झूठे आरोप होते हैं, तो इस पर रिसर्च की एक प्रक्रिया हुई। मानिएगा 5 साल रिसर्च के बाद वीवीपीएटी की इंट्रोडक्शन हुआ। ये वीवीपीएटी क्या है? मैं जब वोट दबाता हूं तो समझ गए दादा, धन्यवाद। मान्यवर मैं जब वोट दबाता हूं तो मैंने कमल के निशान पर वोट दबाया, तो पास में एक पर्ची निकलती है कि आपका वोट कमल के निशान पर रजिस्टर हो गया है। फिर भी आरोप हुए कि पर्ची वाले ये 2 अलग होते हैं। तो चुनाव आयोग ने निर्णय किया कि 5% ईवीएम और वीवीपैट के परिणाम कंपेयर होंगे
तो मशीन खुला, इसमें 396 वोट मिले, तो वीवीपैट में कितने वोट मिले, तो 396 है या नहीं है, ये 5% मशीनों में मिलता है। मान्यवर, मैं आंकड़े लेकर आया हूं चुनाव आयोग को पूछकर आज कि कितने वीवीपैट और मशीन का मिलान नहीं हुआ। आज तक 16,000 मशीन और वीवीपैट का मिलान हुआ है, एक भी वोट का बदलाव नहीं। और ये जब मतगणना होती है तब उनके पोलिंग एजेंट बैठते हैं मान्यवर, परिणाम पर वो साइन करते हैं, दोनों प्रकार के, मशीन के और वीवीपैट के परिणाम पर भी साइन करते हैं मान्यवर। और ये इस पर आरोप लगा रहे हैं मान्यवर। अब ये कह रहे हैं कि उस वक्त वाईफाई नहीं थी। सबसे पहली बात, 2004 में वाईफाई आ चुकी थी, मगर फिर भी चलो मान लो, आरोप लगाते गए। ईसीआई ने 2009 में एक छेड़छाड़ के आरोप पर भाग लेने के लिए 10 राज्यों में 100 ईवीएम लगाई गई। सब लोगों ने प्रयास किया, 2009 में कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाए, फिर भी आरोप लगाए। तो 2017 में इलेक्शन कमीशन ने जून 2017 में 3 दिन तक ईवीएम इलेक्शन कमीशन की ऑफिस में रखे कि कोई भी पार्टी आकर, कोई भी टेक्नोक्रेट आकर, कोई भी साइंटिस्ट आकर ईवीएम को हैक कर बता दे। ये तो गए ही नहीं, ये नहीं गए मान्यवर। ये सिर्फ प्रेस में आरोप करते, ना अदालत में जाते हैं, ना चुनाव आयोग के पर जाते मान्यवर, मगर एक्सपर्ट भी नहीं गए। आप कोई एक्सपर्ट भेज देते भैया, एक्सपर्ट भी नहीं भेजा। और मान्यवर 2017 में फिर चुनाव आयोग इस निर्णय पर पहुंचा कि आने वाले सब चुनाव ईवीएम से होते हैं। अब चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं? मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया राहुल जी। मान्यवर, मैंने सोचा कि भाई कुछ गलती नहीं है, मान्यवर कोई गलती नहीं है, तो ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? फिर मुझे याद आया कि मान्यवर जब इनके जमाने में चुनाव होते थे, बिहार और यूपी में सरकारें बनाती होती थी, पूरे के पूरे वोट के बक्से हाईजैक कर लिए जाते। ईवीएम आने से ये बंद हो गया, ईवीएम आने से बंद हो गया। और मान्यवर, चुनाव की चोरी बंद हुई है, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। ईवीएम का दोष नहीं है, चुनाव जीतने का तरीका जनादेश नहीं था, करप्ट प्रैक्टिसेस थी, इसके कारण चुनाव जीतते थे। अब आज ये पूरे एक्सपोज हो चुके हैं। जब जनादेश पर चुनाव होता है तो आप जीत सकते हो, जीतो, स्वागत है उसका, मगर जब हारते हो तो अन्य कारण बताना, जैसे पहले मैंने कहा, ऐसा बताना ये ठीक नहीं है। मान्यवर, कल मैंने लीडर ऑपोजिशन का भाषण स्वयं यहां बैठकर सुना है। पूरा भाषण उनका धागों में उलझ गया, थ्रेड्स में उलझ गया। मान्यवर, ये कहते हैं पीएम का शेड्यूल देखकर चुनाव आयोग चुनाव तय करता है। मेरा सभी सांसद महोदय से करबद्ध निवेदन है कि चुनाव होने के पहले के 1 महीने पीएम का शेड्यूल, और पीएम को लगभग 24 और 16 कितना होता है, 40 महीना हो गया। इसमें से किसी भी 1 महीने का शेड्यूल दिखाओ। पीएम की गति ही इतनी है, कोई भी महीना उठाओगे तो इतने ही प्रवास करते हैं। मानवर, इसको चुनाव का कोई लेन देन नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जनसंपर्क में आजादी के बाद सबसे ज्यादा प्रवास करने वाला प्रधानमंत्री। और मैं जानता हूं साहब, मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जी को 2001 से मैं बता सकता हूं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार जनता का काम करना।
मैंने कभी नहीं देखा उनको वैकेशन में। कई बार इनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं तो बीपी बढ़ जाता है। इतना ये फिर उठ जाएंगे प्लीज। मान्यवर, ये पूरी चर्चा चुनाव सुधार पर थी। मैंने आज ये भी जांच करा, सुनो ना, जरा धैर्य रखो भाई। मान्यवर, मैंने आज सुबह चुनाव आयुक्त के वहां जांच कराई। जांच मतलब कोई गोपनीय चीज नहीं पूछी है, आप इसका इशू मत बने। मैंने ये पूछा कि चुनाव सुधार के लिए मई 2014 के बाद कौन सी पार्टी से कितने आवेदन आपको मिले, क्योंकि चुनाव सुधार जो करना है इसकी प्रक्रिया क्या है। मान्यवर, चुनाव सुधार सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा कर चुनाव आयोग भारत सरकार के विधि मंत्रालय को भेजता है और विधि मंत्रालय इसका कानून बनाकर संसद के सामने रखता है। ये प्रक्रिया है। तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा हो हल्ला हुआ तो ढेर सारे चुनाव सुधार कांग्रेस पार्टी ने दिए होंगे, तो मैं जरा उसका पूछा कर दूं, लगे हाथ तो इसकी भी बात कर लूं, इसमें गोपनीय क्या है। तो मैंने पूछा तो साहब मुझे एक रहस्य मालूम पड़ा कि आज तक मई 2014 से चुनाव आयोग को एक भी चुनाव सुधार का सुझाव कांग्रेस पार्टी से नहीं मिला। मान्यवर, बैठे मैं बताता हूं। मान्यवर, मैं जवाब पूछोगे क्या? आप भी बोले, हर बोलने पर एक एक बार उठेंगे क्या? हर चीज का जवाब पूछेंगे क्या आप? नो, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। नो माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए 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 अच्छी परंपरा रखें। ओके, नो प्लीज, हर 2 मिनट नहीं उठते। अच्छी है। नो, ऐसी नो, प्लीज बैठिए आप, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, सुनिए, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये कभी परंपरा नहीं रही कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का कोई भी माननीय सदस्य कभी बोल रहा हो तो हर विषय पर बैठे बैठे टिप्पणी करना या हर विषय पर खड़े होकर सवाल पूछना, ये परंपरा कभी नहीं रही। आपने भी भाषण दिया आज, आपको कोई ने बीच में उठ के पूछा कोई ने? माननीय गृह मंत्री जी, अच्छी परंपराएं लागू करो, अच्छी तरह चलाएं सदन। मैं मेरे स्टेटमेंट पर कायम हूं। नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद आज तक कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को एक भी चुनाव सुधार का प्रपोजल नहीं दिया। मान्यवर, ये कई बार मिलने गए हैं, मैंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा है। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था चुनाव प्रक्रिया के अंदर उनका जो डिस्प्यूट है वो ऑनगोइंग इलेक्शन में इसको रजू करने का। चुनाव सुधार जो होता है, चुनाव के पहले चुनाव के नियम जो तय होते हैं, इसके लिए सभी दलों को बाकायदा पत्र लिखा जाता है और कोई मांगे तो उसको समय भी देना पड़ता है। ये दो अलग चीजें। माननीय गृह मंत्री, मान्यवर, 1 मिनट गृह मंत्री। माननीय सदस्यगण, सदन का समय माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य की समाप्ति तक बढ़ाया जाता है। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, कर विपक्ष के नेता ने 3 सवाल पूछे थे और 4 सुझाव दिए थे। पहला सवाल था मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयोग चयन समिति से बाहर क्यों निकाला गया, पहला सवाल था। दूसरा सवाल था दिसंबर 2003 में कानून बदलकर
चुनाव आयोग को पूर्ण प्रतिरक्षा क्यों दी गई? और तीसरा शार्प क्वेश्चन था, सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में नष्ट करने का कानून क्यों लाए? कानून नहीं लाए हैं, सर्कुलर चुनाव आयोग ने इश्यू किया है, मगर ठीक है, हार्द में समझ रहा हूं, ये क्यों कर रहे हैं? ये 3 इसके जवाब थे। मान्यवर, मैं इसमें से सबसे पहले सवाल का जवाब देना चाहता हूं। मान्यवर, मुझे पूरा सुनकर जरा आप आपत्ति लीजिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा तो पास से ही, मगर वर्तमान का भी जवाब दूंगा। मान्यवर, 73 वर्ष तक इस देश में चुनाव आयोग की नियुक्ति का कोई कानून ही नहीं था। माननीय सभी सदस्य ध्यान से मुझे सुने, 73 साल तक इस देश में चुनाव आयोग की नियुक्ति का कोई कानून नहीं था। नियुक्ति प्रधानमंत्री सीधी कर देते थे। और मान्यवर, मैं आज ये पूरे देश को बताना चाहता हूं कि टोटल अब तक जितने चुनाव आयुक्त हुए और जितने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, ये सभी इसी प्रकार से हुए। अब 2003 के कानून पर मैं बाद में आता हूं। 1950 से 1989 चुनाव आयोग एक सदस्यीय था। प्रावधान क्या था? कोई कानून नहीं था। प्रधानमंत्री जी फाइल भेजते थे राष्ट्रपति जी को और राष्ट्रपति जी नोटिफिकेशन बहाल नहीं करते। तो भाई उस वक्त बरोबर चुनाव था, सबसे अच्छा था। नहीं, मैं ये नहीं पूछता नियुक्ति की प्रक्रिया। मान्यवर, पूरा उनका 55 साल प्रधानमंत्री जी ने ही चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया, तब तक कोई सवाल नहीं था। और नरेंद्र मोदी करते हैं तो उन पर सवाल उठाते हैं, मगर हमने तो ऐसा भी नहीं किया। मान्यवर, फिर 89 से 91, जब 89 में चुनाव आयुक्त उनकी सुनते नहीं थे, तो पहली बार उस पर ब्रेक लगाने के लिए चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया। ये बिहार के चुनाव के कारण ही हुआ, परंतु वो भी प्रधानमंत्री की फाइल से ही अपॉइंट होते हैं। और मान्यवर, 21 चुनाव आयुक्त, कमिश्नर और मुख्य चुनाव आयुक्त, और 8, 21 और 29 इस प्रकार से हुए जिसमें कोई प्रधानमंत्री जी ही रखते थे। कांग्रेस पार्टी ने ही यह परंपरा बनाई थी, कानून भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। मगर आज आरोप करना है इसलिए आपने चुनाव चोरी कर लिया, चुनाव चोरी कर लिया, चुनाव चोरी के कहने से कुछ नहीं होता। जनता हमको सुनती है भाई, और हम जवाब भी देते हैं। मान्यवर, ये 50 से लेकर 2023 तक कोई कानून नहीं। बाद में 2023 में एक अनूप वरणवाल बनाम भारत सरकार मुकदमा हुआ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चुनाव आयुक्त की नियुक्ति थोड़ी पारदर्शी होनी चाहिए। सुझावी था, ऑर्डर नहीं था। हमारे सॉलिसिटर जनरल ने वहां कंसेंट दी, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें कानून बनाने में थोड़ी देर लगेगी और हमें इस पर कंसल्टेशन भी करना पड़ेगा, चुनाव आयोग से भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप सहमत हैं, मैं जजमेंट और आर्गुमेंट पढ़कर अगर आप सहमत हैं तो जब तक कानून नहीं बनता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में एक कमेटी बने और प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता इसके मेंबर। हमें कोई आपत्ति नहीं थी, हमने हाँ बोला साहब। और विपक्ष के नेता भी थे, प्रधानमंत्री थे और सीजे। 2023 में कानून बन गया। कानून क्या बना? विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री तय करेंगे, वो एक मंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री, ये 3 लोग बैठकर चर्चा कर मेरिट्स में चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। मान्यवर, हमारे टाइम में तो और पारदर्शी, ये कह रहे हैं हमारा तो 33% ही हिस्सा है। वही 33% तो है ना, हमारा तो हिस्सा ही नहीं था। और मान्यवर, मैं रिकॉर्ड से बताता हूं, 2012 में सीयूसी की नियुक्ति होनी थी,
अडवाणी जी ने सुझाव दिया लिखकर कि एक प्रणाली बना जाए, नहीं बनाया और BS संपत जी को सीधा चुनाव आयुक्त बना दिया। उसके बाद में भी ये कल व्यक्ति कैसे है इसकी चर्चा है। नवीन चावला जिसको आपातकाल की भूमिका पर शाह आयोग ने कहा था ये निष्पक्ष नहीं है, उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त गोपाल स्वामी ने इनके खिलाफ पक्षपात के सबूत भी भेजे, खारिज कर दिए मान्यवर, सुने नहीं। हमारे समय में ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमारे समय पर विरोध होता है मगर पक्षपात के सबूत किसने नहीं दिए हैं। और भाई जहां तक 66% और 33% का सवाल है, आप कह रहे हो कि वहां 2 लोग होते हैं और आप एक होते हैं, ये तो हम तय नहीं करते हैं। 140 करोड़ की जनता तय करती है कौन 66 होगा और कौन 33। यहां कौन बैठेगा वो तो 140 करोड़ लोग तय करते हैं, वो आपके लिए तय करोगे तो आप 66 हो जाओगे। मगर आप तो 100 रख कर गए थे, हमने उसको 33 दे दिया। मान्यवर ये क्या सवाल उठाते, और वो समझते हैं कि मैं बोलता हूं तो बस ये ब्रह्म वाक्य होगा। ऐसे नहीं होता है मान्यवर, हर चीज के तर्क होते हैं। इनका जो भाषण तैयार करते हैं वो भी ठीक से नहीं करते, रिसर्च नहीं करते मान्यवर। इन्होंने सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में इलेक्शन कमीशन ने नष्ट करने का निर्णय किया, इस पर आपत्ति उठाई। मान्यवर, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 81 में एक प्रावधान है। प्रावधान क्या है? उम्मीदवार चुने जाने के बाद 45 दिन में चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं। 45 दिन के बाद इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये नियम 1991 में बना, तब उस वक्त सीसीटीवी फुटेज नहीं था। सीसीटीवी फुटेज बाद में चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर से रूल्स में बदलाव कर ऐड किया। अब किया क्या है चुनाव आयोग ने? सीसीटीवी फुटेज का जो रिकॉर्ड है उसको जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की 1951 की धारा 81 के साथ संरक्षित किया है, मतलब अलाइन किया है कि 45 दिन के बाद कोई डिस्प्यूट की प्रोविजन ही नहीं है एक्ट में, तो 45 दिन के बाद ये सीसीटीवी फुटेज क्यों रखना चाहिए? अब इतनी सादी समझ नहीं है सब, मैं क्या कर सकता हूं? सब समझ के कोई इंजेक्शन नहीं होते जो भड़ाम से दे दिया। मान्यवर, ये धारा 81 1951 से है, मगर पहले पर्चियों से होते थे तो पर्ची के लिए थी। अब सीसीटीवी फुटेज का कैमरा आ गया तो सीसीटीवी फुटेज ऐड कर दिया। मान्यवर, उन्होंने कहा, और इस वक्त जब सीसीटीवी फुटेज जब प्रक्रिया में ऐड किया, तब स्पष्ट चुनाव आयोग ने कहा था कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग संवैधानिक दस्तावेज नहीं है, ये आंतरिक प्रबंधन है। किस चीज का आंतरिक प्रबंधन? कि चुनाव सीज होने के बाद कोई पुनः मतदान की अर्जी करता है कि भाई ये मतदान मथक में चुनाव ठीक नहीं हुआ, तो चुनाव आयोग जो निर्णय करता है वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर करता है। पहले मौखिक करता था, टेक्नोलॉजी आई, सीसीटीवी फुटेज स्वीकार कर लिया। अब ये आंतरिक प्रबंधन के लिए है मान्यवर। फिर भी चुनाव आयोग का जो निर्णय मैं बताता हूं, उन्होंने कहा सामान्य जनता को एक्सेस होना चाहिए। रूल्स बनाया गया है, सामान्य व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज उच्च न्यायालय में जाकर 45 दिन के अंदर ऑर्डर करा सकता है। अब ये कहेंगे 45 दिन में जजमेंट नहीं आएगा, मगर उच्च न्यायालय इतना ऑर्डर कर सकता है कि ये सीसीटीवी फुटेज आप डिस्ट्रॉय मत करना। मान्यवर, राजनीतिक दलों को एक्सेस देने का उन्होंने प्रावधान करा है, तो वो चुनाव को चैलेंज करे राजनीतिक दल 45 दिन के अंदर। ऑटोमेटिक जो चुनाव चैलेंज होता है मान्यवर, उसका सीसीटीवी फुटेज नियमों से हम चुनाव आयोग रिजर्व कर देता है। मान्यवर, ये प्रक्रिया कुछ पढ़ते नहीं। इसके बाद
पॉलिटिकल एजेंटों को एक्सेस होनी चाहिए। पॉलिटिकल एजेंट भी मान्यवर हाईकोर्ट से इसको प्राप्त कर सकता है। अब करते कुछ नहीं, एक भी ना हाईकोर्ट में अर्जी करी, ना चुनाव आयोग में करी, और सीसीटीवी फुटेज का बहाना लेकर बोलने लगे। अब इतने लाखों बूथों का सीसीटीवी फुटेज हर नागरिक मांगने लगा कोई कारण के बगैर, तो किस प्रकार से चुनाव आयोग दे सकता है? किस प्रकार से दे सकता है? यहां हुआ क्या है, सब प्राप्त करना चाहते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। उनको लगता है कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये संवैधानिक प्रावधान के तहत होती है। ऐसा नहीं होता है। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करते हो जिन मुद्दों का, इसकी लीक कर अर्जी दे दो, टपक से मिल जाएगी सारी दिख, मगर अर्जी नहीं करते, कोर्ट में नहीं जाते हैं, चुनाव आयोग में नहीं जाते हैं, और चुनाव चोरी हो गया, चुनाव चोरी हो गया, चुनाव चोरी हो गया करते। मान्यवर ऐसे नहीं चलेगा। इस देश को, लोकतंत्र को आप धूमिल नहीं कर सकते, और सबने सीखना चाहिए, और भाषण ढंग से तैयार करने का भी सीखना चाहिए। मान्यवर एक उन्होंने कहा सीईसी को 2003 में कानून बनाकर इम्यूनिटी दी है। मान्यवर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 में ही ईसीआई के अधिकारियों को जो इम्यूनिटी प्राप्त है उससे जरा भी बढ़ोतरी नहीं करी। हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1951 के एक्ट को पुनरावृत्ति की है। मान्यवर, आरपीए एक्ट की धारा 32 और आरपीए एक्ट 51 के सुधार की धारा 146C कहती है कि चुनाव आयोग के कोई भी अधिकारी, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर आ जाते हैं, इस पर कोई मुकदमा चुनाव प्रक्रिया के लिए नहीं चल सकता। ये प्रावधान है मान्यवर, और वो प्रावधान को 23 के कानून में इसको भी हमने संरेखित किया है। मान्यवर, इतने सारे वकीलों को राज्यसभा दे रखी है, भगवान जाने क्या करते हैं सर, अपने नेता को ब्रीफ भी नहीं करते। मान्यवर, ये वाक्य आप निकाल सकते हैं, ये वाक्य निकाल सकते हैं। मान्यवर, अच्छा सुझाव दिया आपको। मान्यवर, फिर ये सब हो रहा कल देर रात को मान्यवर मैं मेरा भाषण तैयार कर लूं, तो मैंने अपने आप को पूछा कि ये सब इतना स्पष्ट है तो ये मुद्दा क्यों उठा रहे? मेरी समझ में अगर इतना पढ़कर आता है तो उन्होंने भी तो पढ़ा होगा। ये मुद्दा क्यों उठा रहे? मूल मुद्दा है अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखने। इन लोगों ने मान्यवर माननीय सदस्य, आपका भाषण भी सबने शांति से पूर्ण सुना है। आप भी सुनने की सामर्थ्य रखो। नहीं, आप सुनने की सामर्थ्य रखो। नो, प्लीज बैठिए, सुनो, पूरा भाषण सुनो। आप जब बोलते हैं तो इधर भी सुनते हैं, आप भी इधर भी बोलते हैं, इधर सुने। गृह मंत्री इलेक्शन रिफॉर्म के लिए बात हुआ था सर। दादाजी, माननीय सदस्य, आप जब बोलते हैं तो इधर भी सुनते हैं, पूरे सुनने की क्षमता रखो। सर, ये लोग डर गए हैं, जवाब नहीं सुन सकते हैं। इतना दिनों से देश के सामने में झूठ फैला करके इन्होंने गुमराह करके चर्चा मांगा। आज गृह मंत्री जी एक बात का जवाब दे रहे हैं, ये भाग गए, डर
इतना दिनों से संसद का समय बर्बाद क्यों किया? अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सड़कों पर संसद का समय लोगों को भ्रम फैला करके क्यों समय बर्बाद किया? ये दिखा रहे, हमको मालूम था ये भागने वाले हैं। सच्चाई को सुनना चाहिए, सच्चाई को सुनना चाहिए। और जब सच्चाई सामने में आया तो डर गए, सुनने का कैपेसिटी तक नहीं है और इतना गुमराह किया। पिछले सेशन का पार्लियामेंट सेशन इन्होंने तबाही किया, मॉनसून सेशन को भी इन्होंने बर्बाद किया इसी मुद्दे पर, और ये हमारे शीतकालीन समय को भी इन्होंने 2 दिन बर्बाद किया। आज बारीकी से जब बता रहे थे ये लोग भाग गए, ये तो ठीक नहीं है। मान्यवर, ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। मगर साहब ये लंबे समय तक नहीं चलना। मैं मेरे मन से मानता हूं, मेरे पार्टी के सिद्धांत तो है ही, मगर मैं मानता हूं कि जनसांख्यिकी में इतना बड़ा परिवर्तन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह देश एक बार जनसांख्यिकी के आधार पर बढ़ चुका है और हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी ये देश के भी बंटवारे दिखे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस देश से घुसपैठ को रोकना पड़ेगा। मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ हो रही है, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं, घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। वहां पर कुल 2216 किलोमीटर बॉर्डर है, इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है और 563 कहां बाकी रही है मान्यवर मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल। आसाम का पूरा हो गया, मेघालय का पूरा हो गया, त्रिपुरा का पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर का पूरा हो गया, पंजाब का पूरा हो गया, राजस्थान का पूरा हो गया, गुजरात का पूरा हो गया, खाली बंगाल का बाकी रखा है। और मैं आज कहना चाहता हूं टीएमसी के लोगों को भी, ये राहुल जी के साथ में रहकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय तय। मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ क्यों हो रही? आप बॉर्डर नहीं बनाने देते, फेंसिंग नहीं करने दोगे, घुसपैठ नहीं होगी। फिर भी चलो, मैं पूछना चाहता हूं कि घुसपैठ होकर सबसे पहले घुसपैठिया कहां आता है? कहां आता है? तो गांव में आता है। पटवारी को मालूम नहीं पड़ता, गांव के थाने वाले को मालूम नहीं पड़ता। इसकी मतदाता सूची में नाम डालने के लिए आधार कार्ड कहां बनता है? वहीं बनता है। उसका राशन कार्ड कहां बनता है? बंगाल में बनता है। और मतदाता सूची में कौन सी मतदाता सूची में ऐड होता है? तो बंगाल में होते। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
मान्यवर, ये देश के भविष्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे। कभी कभार चुनाव तो जीत जाओगे घुसपैठियों के आधार पर, परंतु इस देश की सुरक्षा को आप ताक पर रखो। मैं आज कहना चाहता हूं मान्यवर, बिहार की जनता ने एक बहुत महान फैसला किया है घुसपैठिया बचाओ यात्रा के खिलाफ जनादेश दिया। और बंगाल भी ये करने जा रहा है मान्यवर, आने वाले दिनों में करेंगे, उनको मालूम नहीं। मान्यवर, मैं कल राहुल गांधी जी ने एक विषय कहा था कि सारी संवैधानिक संस्थाएं आपने करप्ट कर दी। मैंने पूरा बताया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के पहले क्या नियम थे। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण पद पर आरएसएस की विचारधारा के लोग रख दिए जाते हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है भाई? क्या इस देश में कोई कानून बना है कि आरएसएस की विचारधारा वाले हैं उनको कोई महत्वपूर्ण? अरे इस देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है, इस देश का गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है, और जनादेश से बनकर आए, आपकी कृपा से बनकर नहीं आए मान्यवर। मगर उन्होंने क्या किया था वो मैं फिर बताना चाहता हूं। 1969 में इस देश का राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। 1969 में इंदिरा जी अपनी पार्टी के अंदर ही संघर्ष करती थी। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने राष्ट्रपति के चुनाव के प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बनाया श्री संजीव रेड्डी को, और इंदिरा जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने पार्टी के मैंडेट को ही डिफाई कर कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव में वोटिंग अंतर आत्मा की आवाज से करनी चाहिए, और उन्होंने श्री वीवी गिरी को प्रत्याशी बनाया मान्यवर। और फिर हुआ क्या? अल्पमत में थी वो, संजीव रेड्डी जी के वोट ज्यादा थे। जीतने के लिए उन्होंने कम्युनिस्टों से समाधान किया, और इस देश की सारे संस्थान पर, शिक्षा संस्थान पर, महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर कम्युनिस्टों को बिठाने का काम ये इंदिरा गांधी जी ने, और वहीं से इस देश के विमर्श को बदलने का काम किया है, वहीं से किया है। वामपंथी विचारधारा इस देश के प्रकृति को, इस देश के स्वभाव को, इस देश की जनता को स्वीकार्य नहीं है, और इसीलिए वामपंथी लुप्त हो गए मान्यवर। उन्होंने इस देश के युवा धन को वामपंथी विचारधारा पर डाइवर्ट करने का काम किया है, जो 2014 से फिर से नरेंद्र मोदी जी ने इसको एक अच्छी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से परिष्कृत करने का काम कर रहे हैं मान्यवर। और ये कह रहे हैं कि आरएसएस के विचारधारा वालों को रखते हैं। कोई ऐसा कानून नहीं है मान्यवर कि आरएसएस की विचारधारा वाला व्यक्ति कोई, आरएसएस की विचारधारा क्या है? देश के लिए मरना ही आरएसएस की विचारधारा। देश को समृद्धि के परम शिखर पर ले जाना ही आरएसएस की विचारधारा है। देश की संस्कृति का झंडा बुलंद करना ही आरएसएस की विचारधारा। ये क्या समझाते हैं? हम ऐसे मान लेंगे? हम नहीं डरते साहब किसी से, हम नहीं डरते। मैं मेरी ही बात करता हूं। मैं तो 10 साल का था और नारे लगाता था, आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। हम तो वहां से लड़ते लड़ते आए हैं, हम नहीं डरते मान्यवर। और मान्यवर, इन्होंने कहा कि वोट चोरी से जीतते हैं, वोट चोरी से नहीं जीते हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया, इसलिए हम जीते। आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने 370 हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने घुसपैठियों को हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने सीएए का विरोध किया, इसलिए हम जीते हैं। आपने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। और आप 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध कर रहे हो, इसलिए हम फिर से जीते। माननीय 60 करोड़ गरीबों के घर में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने घर पहुंचाया, गैस पहुंचाया, पानी पहुंचाया, शौचालय पहुंचाया, 5 किलो अनाज मुफ्त पहुंचाया, और 5 लाख तक की दवाइयां मुफ्त कर दी। क्या समझते हैं कि वोट चोरी कर जीते हैं? इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को 40 साल देख लीजिए, और हमारे
11 साल देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 गुना बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसलिए जनता हमें जिताती है। और मैं तो अभी भी कहना चाहता हूं, चले गए हैं मान्यवर, मैं अभी भी कहना चाहता हूं, यार कांग्रेस पार्टी तुझे टिकट तो देती नहीं है मान्यवर, मैं अभी भी कहना चाहता हूं, एसआईआर का विरोध करोगे तो बिहार की जगह बंगाल और तमिलनाडु में भी साफ। मान्यवर, इस 140 करोड़ की जनता का जनादेश ईश्वर का आदेश होता है। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि जनता ही जनार्दन है, तो जनता का फैसला श्री कृष्ण का फैसला होता है, जनार्दन का फैसला। और वो जनता के फैसले को ये लोग वोट चोरी इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। जनता देख रही है, जनता आंख मूंद कर नहीं बैठी। मान्यवर, मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का कि इन्होंने तो एक अलग रास्ता कर एसआईआर पर चर्चा कर ली, वरना इनका झूठ एक तरफा जनता में जा रहा था। आज आपने भी मुझे इतना विपुल मात्रा में समय दिया, जरूरत पड़ी वहाँ प्रोटेक्शन भी दिया, मुझे संरक्षण दिया, इसलिए मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अंत में फिर से एक बार श्री राहुल गांधी के भाषण लिखने वालों को कहना चाहता हूँ कि तथ्य ढंग से ढूंढ कर लिखे, इनकी यहाँ पर तकलीफ होती है। सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 11 दिसंबर 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।